Hello everyone, welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So today we are going to learn our next lesson 1.5, the necklace. So this is a story of a middle class girl or woman who is really ambitious, wish of being a part of the aristocracy, जिससे लगता है कि मैं कुलीन बन जाऊँ, रईस बन जाऊँ, अमीर बन जाऊँ. सो एक मिडिल क्लास की लड़की, उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत बड़ी होती है. एंड बिकॉज ऑफ द सेम एटीट्यूड शी लेड टू अ टेरिबल मिसफॉर्चून इन हर लाइफ. सो वी विल स्टार्ट this lesson, and actually we'll see actually how this girl is, and actually how her attitude, her thinking leads her to the her a terrible misfortune. Okay, so let's see. You can just open the page number 18 of your textbook, and we will see the first paragraph of this lesson. So there are the two parts of this lesson. So today we will see the first part, and then in the next we will see the next one, or the second part. So we'll see. Mathilde was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. So actually Mathilde जो भी बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव गर्ल थी, मगर born as if by an error. So actually what do you mean by error? Error means त्रुटि से, भूल से, गलती से वह एक क्लर्क की फैमिली में जन्म उसने लिया था. She had no means of becoming known, understood, loved or be wedded to an aristocrat. तो उसके पास ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं थी जिससे वो लोग उसे पहचाने, लोग उसे समझे, लोग उससे प्यार करें, और wedded to an aristocrat. और उसकी जो इच्छा थी कि एक एरिस्टोक्रेट से उसकी शादी हो, मीन्स एक्चुअली विथ अ वेरी रिच पर्सन, लाइक कैन सी एक रईस, कुलीन और एक अमीर ऐसा लड़का उससे उसकी शादी हो, ऐसा उसे लगता था. मगर वैसा उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे उसकी शादी एक रिच पर्सन से हो सके. एक तो पहली बात है कि क्लर्क है, तो एक्चुअली डेफिनेटली डाउरी जो होता है वो दे नहीं सकते थे उतनी ज़्यादा. तो अगर एरिस्टोक्रेट से शादी करनी है तो ये भी रिच होने चाहिए, इनकी भी स्टेटस अच्छी होनी चाहिए, तभी वो एक एरिस्टोक्रेट उसे मिल सकता था. सो बट एक्चुअली शी हैड नो मीन्स टू बिकम नोन एंड अंडरस्टूड और लव टू बी लव्ड और टू बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट. ये ऐसा उसकी लाइफ थी. मीन्स एक्चुअली मिडिल क्लास गर्ल थी और उससे शादी करनी थी एक रिच पर्सन से, और उसे लगता था कि मैं भी रिच बनूँ, मगर वैसा नहीं हो सकता था. सो शी let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. So मजबूरी से उसे एक माइनर ऑफिशियल जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, एक छोटे दर्जे का अधिकारी शिक्षण मंत्रालय में होता है, और उससे उसकी शादी हो जाती है. तो देखिए, मिडिल क्लास की लड़की मिडिल क्लास में ही चली गई थी, मिडिल क्लास में ही उसकी शादी हुई थी, और उसकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी थी. यस, शी ड्रेस्ड प्लेनली. अब देखिए उसकी स्थिति कैसी थी. वॉट शी हैड, उसके पास क्या था. अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, देखो ये पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई वॉज मैथिल्ड मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल, छोटे दर्जे के एक अधिकारी से उसने शादी क्यों की. तो इसका एक ही आंसर हो सकता है, दैट शी वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स एंड शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट. ओके, तो ये इसका रीज़न था. देखिए, शी ड्रेस्ड प्लेनली. अब उसके पास क्या था. एक पहली बात है, उसके ड्रेस जो बहुत ही सादे थे, बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर. तो वो कुछ भी अच्छा ऐसा नहीं ले सकती थी, उस उतने पैसे नहीं थे, वो वैसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए एक सादे सादे ड्रेस उसने प्लेन ड्रेस उसके पास थे. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. So उसे बहुत ऐसा महसूस होता था, बहुत ऐसी वेदनाएं होती थी, बुरा लगता था कि एक्चुअली एक उसे ऐसा लगता था कि एंटाइल्ड. व्हाट यू मीन बाय एंटाइटल्ड. एंटाइटल्ड मीन्स वो उसे ऐसा लगता था कि वो एक हकदार है,
कौन सी चीज़ की? ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ मीन्स ऑल द रिचनेस ऑफ लाइफ। उसे लगता था कि जो भी रिचनेस होता है ज़िंदगी में वो रिचनेस उसे मिले, मगर वो वह बातें वो पा नहीं सकी थी, ऐसा नो। तो उसे वो बहुत ही बुरा लगता था उस बात का कि इतनी सुंदर होके भी उसे ऐसी मिडिल क्लास की लाइफ जीनी पड़ रही है। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी पुअरली फर्निश्ड हाउस, ऑल दिस थिंग्स दैट अनदर वुमन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड, टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिजेंटफुल। तो देखिए, पहले तो कहते कि उसके पास उसका घर कैसा था। सो शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी, उसे बुरा लगता था, क्यों? कि उसका घर कैसा था। तो शैबी, शैबी मीन्स उसका मीनिंग हो सकता है डर्टी, जर्जर, ऐसा घर था। पुअरली फर्निश्ड, जो बहुत ही उतना अच्छी तरह से बना हुआ और सुसज्जित ऐसा घर नहीं था। सो ये उसके पास चीज़ें थी। आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्चुअली व्हाट मैथिल्ड हैड, और मैथिल्ड के पास क्या क्या था। और इसके बाद में जो बातें हैं वो कह सकते कि व्हाट शी ड्रीम्ड ऑफ, उससे कौन सी चीज़ें पाने की वो स्वप्न देखती थी, ख्वाहिशें रखती थी। यस यस, ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड। अब मिडिल क्लास की कोई भी लड़की, कोई भी ऐसी औरत इसे नोटिस नहीं कर सकती थी, करती थी, मगर और यू कैन सी टॉर्मेंटेड हर। टॉर्मेंटेड का मतलब यहाँ पे होता है मेड हर सफ़र ग्रेट मेंटल एग्नी और अनहैप्पीनेस। तो वही बहुत ही संतप्त थी, एग्नी से गुजर रही थी, अनहैप्पीनेस उसके लाइफ में आ रहा था, एंड मेड हर रिजेंटफुल। सो दीज ऑल द थिंग्स मेड हर रिजेंटफुल। रिजेंटफुल मीन्स उसका मतलब होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो वर्ड है रिजेंटफुल, रिजेंटफुल का मतलब है एंग्री, और यही सारी बातें उसे क्रोधित करती थी, ऐसा उन्होंने कहा है। यस, शी ड्रीम्ड ऑफ। अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन भी 2 मार्क के लिए आ सकता है। व्हाट डज मैथिड ड्रीम ऑफ? ओके, और व्हाट डिड मैथिड ड्रीम ऑफ? तो मैथिड कौन सी चीज़ें पाने की ख्वाहिश रखती थी, ऐसा वो पूछ सकते हैं। तो देखिए, अ ग्रैंड पैलेशियल मैंशन, पहली तो बात है ग्रैंड मीन्स भव्य ऐसा, पैलेशियल, पैलेशियल मीन्स लाइक अ पैलेस, एक पैलेस जैसा एक घर उसे चाहिए था। विथ वास्ट रूम्स, उसकी रूम्स, वो घर की रूम्स कैसी हो, बड़ी बड़ी रूम्स हो, एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स। और उसे लगता था कि घर में ऐसी महकती हुई ऐसी छोटी छोटी रूम हो जहाँ पे वो उसकी जो क्लोज फ्रेंड्स है उनको बुला के दोपहर में उनसे बात कर सके और बातें कर सके, ऐसी रूम भी होनी चाहिए। तो देखिए, ऐसी उसकी ड्रीम थी, ऐसा वो ऐसी बातें उसकी लाइफ में हो, ऐसा उसे लगता था। और शी वांटेड टू बी अ रिच पर्सन, उसे लगता था कि वो भी एक रिच लोगों की जो ज़िंदगी होती है वैसी वो जिए, ऐसा उसे लगता था। बट वी कैन सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिलायंस, आई विल जस्ट अंडरलाइन हियर, एट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, मगर उसके पास अभी तक कोई भी रिच ड्रेस, ऐसा बहुत ही खास ऐसा ड्रेस नहीं था। नो ज्वेल्स, उसके पास ज्वेलरी डायमंड्स वगैरह कुछ नहीं था। नथिंग, दीज वेयर द ओनली थिंग्स शी लव्ड, और जो चीज़ें उसके पास नहीं थी, वो ले नहीं सकती थी, वही चीज़ें उसे बहुत पसंद थी, ऐसा उन्होंने वहाँ पे कहा है। शी वॉन्टेड टू सो मच टू चार्म, टू बी एनवेड, टू बी सॉट आफ्टर। और उसे क्या लगता था कि उसे लगता था कि वो चार्म करे मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे, ऐसा उसे लगता था। टू बी एनवेड, लोग उससे एनवी करे। टू बी सॉट आफ्टर, उसे सर्च करे, उसे मिलना चाहे, ऐसा उसे लगता था कि लोगों ने उसे देखे, उसके बारे में सोचे, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे, ऐसा उसे लगता था, मगर वो सब उसके पास नहीं था। हाँ, सुंदर तो थी, मगर ये सारी जो बातें थी, ड्रेसेस वगैरह, ज्वेल्स, वो उसके पास नहीं था, और उसी की वजह से उसे लगता था कि वो उतनी अच्छी लाइफ नहीं जी पा रही है। देखिए अगली जो 3 लाइन्स है, शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery। तो उसके पास उसकी एक बहुत ही रिच फ्रेंड थी, समृद्ध घर की एक लड़की, और समृद्ध घर में उसकी शादी हुई थी। अ फॉर्मर स्कूलमेट,
जो कि पहली उसके साथ पढ़ती थी, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, whom she avoided visiting, जिसके पास वो नहीं जाती थी, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स, क्यों, शी वुड वीप, मगर बाद में वो रोती थी, विथ रिग्रेट मीन्स उसे पछतावा होता था, अफसोस होता था, डिस्पेयर मीन्स निराशा आती थी उसके जीवन में, माइजरी और उसके बहुत बहुत सारा ऐसा दुख होता था, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखिए ऐसा उन्होंने कहा है कि एक्चुअली वो बहुत ही डरती थी, और सॉरी डरती नहीं थी, तो एक्चुअली उसे बहुत बुरा लगता था उस बारे में। तो मैं ऐसा कहूँगा कि एक तो पहली बात, उसे क्यों बुरा लगता था, वो क्यों रोती थी, वो उससे क्यों नहीं मिलती थी। एक तो पहली बात है क्यों नहीं मिलती थी, एक्चुअली शी वॉज फीलिंग एनवी ऑफ हर। एक पहली तो बात है कि उसे भी उसका ऐसा लगता था कि वो भी एक रिच घर में हो और रिच लाइफ वो भी जिए, ऐसे उसे लगता था, मगर वो जी नहीं पा रही थी, ऐसा नो। और सेकंड जो बात है कि एक्चुअली वो क्यों रोती थी, सो शी एनवीड हर फ्रेंड फॉर possessing ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ दैट शी डिड नॉट हैव, और जो उसके पास नहीं है मगर उसके दोस्त के पास है, इसलिए उसे थोड़ा सा बैड फील होता था, इसलिए वो उसे मिलने नहीं जाती थी। ओके, सो एक्चुअली शी वांटेड दोज ऑल द थिंग्स डिस्परेटली, बट एक्चुअली शी वाज नॉट हैविंग दोज ऑल द थिंग्स, मगर उसके पास वो बातें नहीं थी, सो इसलिए उसे बुरा लगता था, इसलिए वो नहीं जाती थी। देखो, यस, वन इवनिंग her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here's something for you. तो एक्चुअली एक दिन उसका जो हस्बैंड होता है, तो एक्चुअली हस्बैंड बहुत ही आनंद से भरे शब्दों में वो आता है वहाँ पे, बहुत आनंदी, लाइक वी कैन से बहुत ही हैप्पी था वो, एंड ही वॉज हैविंग, और ही वॉज होल्डिंग अ लार्ज इन्वेलप इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा ऐसा लिफाफा था, और वो कहता है लुक, ही सेड, वो कहता है देखो, हियर समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ तो भी है। सो शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट अ कार्ड ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स, और उसने वो देखा, उसने वो जो कार्ड जो इन्वेलप था वो उसने फाड़ा, और उसमें से एक कार्ड निकाला और उस पर प्रिंट किया था, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये जो पैराग्राफ देखिए, Minister of Education and Madam George Ramponneau request the pleasure of Monsieur and Madam Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. तो शिक्षण मंत्रालय जो है, मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू, उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था, जो एक पार्टी थी, उस पार्टी में यहाँ पे एम मीन्स मिश्योर, जो मिस्टर के लिए यहाँ पे लगाया जाता है फ्रांस में, और यहाँ पे MME मीन्स मैडम, हम जहाँ पे मिसेस लगाते हैं वहाँ पे वो मैडम लगाते हैं, मैडम लॉइजल कंपनी एट द मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री में उन्हें, मंत्रालय में उन्हें एक पार्टी थी, और पार्टी का इन्विटेशन उन्हें आया था, और वो कब पार्टी थी, तो मंडे जनवरी 18 को वो पार्टी थी, और उस पार्टी का इनविटेशन उन्हें आया था यहाँ पे। तो बहुत गर्व की ऐसी बात थी कि उन्हें वह इनविटेशन आया था। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन ऑन द टेबल रिजेंटफुली एंड मटर्ड, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट। तो उसके पति को ऐसा लगा था कि वो ये कार्ड देख के बहुत हैप्पी हो जाएगी, मगर एक्चुअली उसने वैसा होप किया था, बट एक्चुअली शी थ्रू इन्विटेशन ऑन द टेबल रिजेंटफुली, मगर वो बहुत ही क्रोधित होकर उसने वो जो कार्ड था वो टेबल पे फेंक दिया, और उसने धीरे से बोला, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट, तुम्हें क्या लगता है मैं इसके साथ क्या करूं, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वियर इफ आई गो, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो कौन से कपड़े पहनूँ। यस, वैसे कपड़े हैं क्या हमारे पास, तो नहीं है, तो इसलिए वो कहती कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, ऐसा ऐसा तुम्हें लगता है। तो देखिए बहुत ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, हस्बैंड को लगा था वो डिलाइटेड होगी, हैप्पी होगी, मगर वो बहुत ही निराश हो गई थी वहाँ पे, और बहुत ही क्रोधित हो गई थी। सो यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंसेस है वो आपको डायरेक्ट स्पीच के लिए एक मार्क के लिए आ सकते, तो देखना चाहिए आपने वो भी छोड़ के, लाइक वैसे यू कैन जस्ट ट्राई दिस ऑल द थिंग्स एट होम। ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि
पार्टी में जाना है तो कपड़े भी अच्छे लगेंगे. ही स्टैमर्ड मीन्स स्पोक विथ डिफिकल्टी, हकलाते हुए बोलना, रुक रुक कर बोलना. सो ही स्टटर्ड, वी कैन सी he said, we can see why next page is there. Why the dress you go to the theater in, it seems very nice to me. पेज नंबर 19 पे जो पहली लाइन है देखो, वो कहता है क्यों तुम जो थिएटर में जाने के लिए जो ड्रेस पहनती हो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ड्रेस क्यों नहीं पहनती. यस, तो देखिए, he stopped stunned, distressed to see his wife crying. He stuttered, "What's the matter? Let's see method. How much would a suitable dress cost?" तो वो रुक गया, स्टर्न, स्तब्ध हो गया, डिस्ट्रेस, निराश हो गया. टू सी हिज वाइफ क्राइंग, उसकी जो वाइफ है वो रो रही थी. एंड ही स्टटर्ड मीन्स वी कैन से स्टैमर्ड, उसका भी मतलब वही होता है, हकलाता हुआ बोला है, रुक रुक कर बोलता है कि व्हाट्स द मैटर, लेट्स सी मैथिड क्या मैटर क्या है, क्यों ऐसी रो रही हो. लेट्स सी मैथिड, उसे समझ में आ गया कि एक्चुअली वो ड्रेस के लिए रो रही है, कि उसके पास अच्छे ड्रेस नहीं थे. तो इसीलिए उसने कहा हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट. अगर एक पार्टी के लिए आओ, तुम्हें ड्रेस लेना हो तो एक ड्रेस जो सुटेबल ड्रेस होता है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ऐसा वो पूछता है. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका हस्बैंड जो है बहुत ही कंसिडरेट ऐसा एक पर्सन है. तो आपको पूछा जा सकता है एक 2 मार्क के लिए क्वेश्चन कि एक्चुअली वॉज द हस्बैंड अ कंसिडरेट पर्सन, हाउ डू वी नो दैट. ओके, तो इसका आंसर बहुत बड़ा है. एक सामने का जो पैराग्राफ है वो मिलके एक यहाँ पे एक आंसर हो सकता है इसका. तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आंसर है. तो याद रखिए 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे. शी थॉट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए सोच रही थी. कंप्यूटिंग द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट होगी उसका हिसाब लगा रही थी. एंड ऑल्सो वंडरिंग दैट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, और ऐसा एक अमाउंट सोच रही थी, इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसकी, एक ऐसा अमाउंट सोच रही थी कि उससे डायरेक्ट एक रिफ्यूजल, इनकार ना मिले उसके हस्बैंड की तरफ से. तो ऐसा वो सोच रही थी. सो एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली, और थोड़ा सा झिझकते हुए उसने कहा लास्ट में, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स. तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे उतना पता नहीं है, मगर आई थिंक एक 400 फ्रैंक्स में एक बहुत अच्छा ड्रेस मैं ला सकती हूँ, बहुत ही सुंदर ऐसा ड्रेस मैं ला सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ. तो देखिए, ही टर्न a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. तो देखिए उसका जो चेहरा है एकदम से उसका रंग उड़ गया था, पेल हो गया था. बिकॉज he had been saving that exact amount to buy a gun for hunting summer. और उतनी ही अमाउंट 400 जो फ्रैंक्स उसने कहे थे, उतनी ही अमाउंट वो एक गन खरीदने के लिए जमा कर रहा था, क्योंकि उसे एक हंटिंग समर में एक गन चाहिए थी, उसमें जाना था. एंड इन द कंट्री नियर द नैंटेर, ये जो प्लेस है उन्होंने बताया कि नैंटेर में उसे एक कंट्री जो प्लेस है वहाँ पे जाके हंटिंग करनी थी उसके फ्रेंड्स के साथ, विथ अ फ्यू फ्रेंड्स. However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. तो वो वहाँ पे कहता है कि वेरी वेल, ओके ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, मगर एक ऐसा ट्राई करो कि एक बहुत ही सुंदर ऐसा ड्रेस उसमें तुम ले सको. तो यहाँ पे हमें पता चलता है, मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था, वॉज द हस्बैंड अ कंसिडरेट पर्सन, हाउ डू वी नो दैट. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यस, the husband was a considerate person. We know that from his selfless actions and kind behavior. Selfless action कैसे? उसने उसके गन के लिए पैसे जमा किए थे, मगर जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ रो रही है, निराश हो गई है, दुखी हो गई है, तो उसने वो 400 फ्रैंक्स किसको दिए, और देने का सोचा उसके वाइफ को. So that's tell us that selfless action, kind behavior,
He had been saving money for himself so that he could buy a gun for hunting in a summer in a country near Nanterre with a few friends. But as soon as he saw that his wife was unhappy and wanted to buy a new dress, he gave all his savings to her. जितने भी पैसे उसने बचाए थे तो वो उसने उसके वाइफ को दे दिए. ये हमें बोलता है कि डेफिनेटली हर हस्बैंड इज कंसिडर्ड वन. द डे, देखिए आगे, द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर एंड मैडम लॉइजल सीम सैड, रेस्टलेस, अनेक्शियस दो हर ड्रेस वॉज रेडी. देखिए अब पार्टी का जो दिन है वो बहुत ही पास आ रहा था. मैडम लॉइजल फिर भी सैड थी, दुखी थी. ओके वो कह रहे कि रेस्टलेस थी. रेस्टलेस मीन्स एक्चुअली बेचैन थी. एनेक्शियस, चिंतित थी. तो ऐसा क्यों? उसका तो ड्रेस अभी रेडी था, फिर भी ऐसा क्यों है? फिर भी दुखी, चिंतित और बेचैन क्यों है? सो द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर. देखिए नीचे का जो दो लाइन से देखो वो पढ़ेंगे. वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, व्हाट्स द मैटर, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days. तो तभी एक इवनिंग उसका हस्बैंड उसे पूछता है कि व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है तुम्हें? यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days. 3 दिनों से तुम बहुत ही अलग सा बिहेव कर रही हो. क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा वो पूछता है. तो देखिए वो क्या रिप्लाई देती है. शी रिप्लाइड, आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर, आई वुड रैदर नॉट गो टू द पार्टी. तो कहती कि मैं बहुत ही उदास हूँ क्योंकि मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है, डायमंड नहीं है, कुछ नहीं है पहनने के लिए. नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर, एक सादा स्टोन भी नहीं है मेरे पास कि मैं पहन सकूँ. आई वुड रैदर नॉट गो टू द पार्टी, इससे अच्छा तो मैं पार्टी को नहीं जाऊँ, ऐसा वो कहती है. देखिए ड्रेस रेडी होने के बाद भी ये वो सोच रही है. तो देखिए हस्बैंड क्या कहता है. यू कुड वियर फ्लावर्स, ही सेड. तुम क्या करो, फ्लावर्स पहनो, फूल पहनो. दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर. और इस ईयर में इस टाइम ये एक बहुत ही अच्छी फैशन है, वो ऐसा कहता है, बहुत ही फैशनेबल लगता है फ्लावर पहनना वगैरह. बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. ये यहाँ पे देखिए, शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, मगर वो ये सब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी. उसे वो ये बातें राइट नहीं लगी. So the next day she went to her friend's house and told her of her distress. और अगले ही दिन वो उसके फ्रेंड के पास चली जाती है और उसके निराशा के बारे में वो बोलती है उसे. तो कहती है मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब. और जब वो बोलती है उसका दुख का कारण, तो उसकी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, उनका नाम है फॉरेस्टियर, वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब. और वो जो उनके पास आईना लगा हुआ एक अलमारी जो होती है उसके पास उनकी फ्रेंड जाती है. टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, और उसमें से एक बहुत बड़ा बॉक्स निकलती है. ब्रॉट इट बैक, ओपन इट एंड से टू मैडम लॉइजल, चूज माई डियर. तो देखिए वो बहुत बड़ा बॉक्स निकाल के उसके सामने रखती है और कहती है कि चूज माई डियर, ओके तुम्हें जो चाहिए ले लो, ऐसा वो कहती है. फर्स्ट मैथिल्ड सॉ सम ब्रेसलेट्स. उसने क्या देखा उसमें, सम ब्रेसलेट्स उन्होंने देखे. पर्ल नेकलेस देखा, एक मोतियों का हार देखा. बाकी ज्वेलरी उसने देखी, वो ट्राई की, मिरर में देख के वो ट्राई कर रही थी एक एक पहन के. सो शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स. और फिर से वो पूछने लगी कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है. देखिए तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, एक मार्क के लिए ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे सेंटेंस है. और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी देखो, व्हाट डिड मैडम फॉरेस्टियर्स लार्ज बॉक्स कंटेन. उस बॉक्स में क्या क्या था, तो ये यहाँ पे आंसर है उसका, आप वहाँ पे लिख सकते हैं. 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. द लास्ट पेज ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. ओके, वाई, यस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक. यस क्यों, हाँ मेरे पास है मगर मुझे ये पता नहीं कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा. तो वो कहती है देखो, सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स. और एकदम से उसे एक ब्लैक सेटिन बॉक्स दिखता है और उसमें वो देखती है अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर. हर हैंड्स trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy.
as she looked at herself. तो देखिए, तो उसने देखा कि एक सैटिन बॉक्स में, ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक बहुत ही सुपर्ब ऐसा डायमंड नेकलेस यहाँ पे उसने देखा था, एक डायमंड का हार था. हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल डिज़ायर. सो उसका जो दिल है वो भी धड़क रहा था, बहुत ही अनकंट्रोल डिज़ायर उसे हो रहा था. एक्चुअली शी वॉज फीलिंग दैट शी शुड हैव दिस नेकलेस. हर हैंड्स ट्रम्बल्ड एज शी टूक इट. और उसके हाथ भी थरथराते, वो जो हार उसने जब लिया था हाथ में. शी फास्टेड अराउंड हर नेक. उसने उसे पहन के देखा. स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी. यहाँ पे एक्सटेसी का मतलब होता है अ ग्रेट हैप्पीनेस, अ ग्रेट हैप्पीनेस. बहुत ही हैप्पी हो गई थी वो. एज शी लुक्ड एट हर सेल्फ, जब वो उसकी खुद की तरफ देख रही थी. सो एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी. एंड देन शी आस्क्ड एंक्शियसली हेजिटेटिंग, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस. तो उसने बहुत ही लाइक एनेक्शियसली, चिंतित होकर और थोड़ा सा झिझकते हुए उसने पूछा, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस. क्या तुम मुझे ये एक हार दे सकती हो पहनने के लिए, जस्ट दिस, यही हार दे सकती हो, ऐसा उसने पूछा. तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देखो, विच सेंटेंसेस टेल अस दैट मैथिड ग्रेटली डिजायर्ड द नेकलेस. तो कौन से सेंटेंस है जो हमें बोलते कि उसे वो हार बहुत ही पसंद आ गया था और वो चाहती थी यही हार उसे मिले. तो देखिए, ये यहाँ पे शुरू होता है, हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल डिज़ायर. ये एक सेंटेंस है, एक पॉइंट हुआ. हर हैंड्स ट्रम्बल्ड एज शी टूक इट, ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट हुए. शी फास्टेंड इट अराउंड हर नेक एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी एंड एज शी लुक्ड एट हर सेल्फ. 3 सेंटेंस. और चौथा है यहाँ पे, शी आस्क एनेक्शियसली हेजिटेटिंग, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस. ये 4 सेंटेंस आपको लिखने 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. देखिए, वाई, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हाँ ले सकती हो, ऐसा उसने कहा यहाँ पे. तो देखिए आगे, she threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. और उसने उसे हक किया, उस फ्रेंड को, rapturously. rapturously इसका मतलब होता है कि एक्चुअली बहुत ही हैप्पी होकर, विद अ ग्रेट हैप्पीनेस आप उसे कह सकते हैं. ओके, विद ग्रेट इंथुजियाज्म भी आप कह सकते हैं. सो वी कैन सी अ देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर. उसे जो ट्रेजर मिला था, वो जो हार मिला था, वो लेके वो निकल गई थी. The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. पार्टी का दिन आया था और मैडम लॉइजल सक्सेसफुल थी. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling and full of joy. और वो बहुत ही प्रीटी वहाँ पे लग रही थी अदर वुमन की कंपेरिजन में. बहुत ही एलिगेंट वो वहाँ पे लग रही थी. मीन्स एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. बहुत ही हैप्पी वो वहाँ पे लग रही थी. यस, शी डांस्ड वाइडली विथ पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस. सो उस पार्टी में उसने बेताबी से ऐसा डांस किया. विथ पैशन, विथ पैशन मीन्स वी कैन से जुनून से डांस किया. इंतुजाज़म, विथ ग्रेट झील, वी कैन से शी डांस देयर. सब कुछ भूल गई थी वो. उसकी जो ब्यूटी, उसे जो सक्सेस मिला था, उसका जो सौंदर्य दिख रहा था उस हार में और उस ड्रेस में, उसे लग रहा था कि वो सक्सेसफुल हो गई है. एंड शी वॉज फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस से वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही क्लाउड में तैर रही है ऐसी. तो खो गई थी हैप्पीनेस में. मैथिल्ड एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. तो देखिए, पार्टी में उसने जो उसे वो चाहती थी कि एक डिज़ायर था, शी शुड लिव द लाइफ ऑफ रिच पर्सन. उसे एक दिन मिला था और वो ये एक दिन उसने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे जिया है. एंड जो नाइट में पार्टी शुरू हुई थी, 4 बजे वहाँ से वो निकले थे. मैथिल्ड और उसका हस्बैंड जो है वो वहाँ से निकले थे. When they were finally in the street, they could not find a cab. और जब वो रास्ते पे निकले तो उन्हें एक कैब भी नहीं मिली, एक टैक्सी भी नहीं मिली. They walked down toward the Seine till they found one.
ओके। और थोड़ी देर वो आगे चलते रहे और एक सेन जो प्लेस का नाम है वहाँ पे उन्हें एक टैक्सी मिली। सो दे वे ड्रॉप्ड ऑफ at their door in the Rue des Martyrs and sadly it was all over for her। और उनका जो दरवाज़ा है उनका जो घर का उसका नाम उन्होंने दिया है रू देस मार्टियर्स। तो वहीं पे उन्हें छोड़ दिया गया था उस टैक्सी वाले ने। सैडली इट वॉज ऑल ओवर। और देखिए सब ख़त्म हो गया था। जो एक दिन बहुत ही हैप्पीनेस का था, बहुत जॉय का था, फुल ऑफ जॉय वी कैन सी शी लिव्ड हर लाइफ on that night in that party। so सब कुछ ख़त्म हो गया था। in front of the mirror she took a final look at herself in all the glory। और एक बार वो एक फाइनल लुक देख रही थी खुद का आईने में। but suddenly she uttered a cry। और तभी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। she no longer had the necklace round her neck। और उसके जो नेक पे जो नेकलेस था जो मैडम फॉरेस्टियर से लाया था वो नेकलेस अब उसके पास नहीं था, उसके गले में नहीं था। व्हाट इज द मैटर आस्क हर हस्बैंड। जब उसके हस्बैंड ने उसकी क्राई वो चिल्लाना उसका सुना तो उसने कहा कि व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ। शी टर्न टूवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्राइकन। वो बहुत ही घबराई हुई थी और उसने कहा आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर नेकलेस। और बहुत ही डर की वजह से वो रुक रुक कर बोल रही थी आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर नेकलेस। और मेरे पास अब मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है, वो गुम गया है, ऐसा वो कहती है। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट व्हाट हाउ दैट्स इम्पॉसिबल। और उसका जो हस्बैंड वो कहता है वो वहाँ पे खड़ा होता है एंड डिस्ट्रॉट में व्याकुल होकर परेशान होकर, मीन एक्चुअली डिस्ट्रॉट का मतलब होता है वरी, डिस्टर्ब्ड होता है। और वो कहते हैं व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, और दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, ऐसा वो कहता है। तो देखिए बहुत ही बुरी बात उनके साथ हुई थी। एक जो डायमंड नेकलेस उसने लाया था दूसरे से मांग कर लाया था और वो एक हार गुम गया था। और यहीं से शुरुआत होती है उसके डाउनफॉल की, कि उसकी लाइफ कैसी बदतर बन जाती है। एंड शी लेड और वी कैन से हर लाइफ लेड टू अ टेरिबल मिसफॉर्चून आफ्टर दिस। तो ये एक इंटरवल है, यहाँ तक उसकी लाइफ अच्छी थी, अब उसे बहुत ही बुरी लाइफ जीनी है। तो देखिए कैसे मिसफॉर्चून उसकी लाइफ में आता है और कैसे जीती है उसकी लाइफ। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।